हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो देख रहे थे हिस्ट्री का, उसके आगे देखेंगे और इसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। तो स्रोत भी दो प्रकार का होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत जो जिसमें लिखित साक्ष्य होते हैं, मतलब लिखे हुए होते हैं, और पुरातात्विक स्रोत के मतलब में तुम्हारे भवन हो गए, कोई इमारत हो गई, कोई शिलालेख हो गए, सिक्के हो गए, इस टाइप से आते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र हुआ, जिसे चाणक्य ने लिखा, फिर इंडिका जिसे मेगास्थनीज ने लिखा, फिर मुद्रा राक्षस जिसे विशाखा दत्त ने लिखा, इसके अलावा विष्णु पुराण, और फिर बौद्ध धर्म का और गुंतर निकाय, जैन धर्म का भगवती सूत्र। इससे इस साहित्यिक स्रोत से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने की जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं तो शिलालेख हुआ, सिक्के हुए, मूर्तिकला, स्तूप, इन सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शासक होते हैं और जिन्होंने इसकी स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में देखते हैं। इनका जो समय काल था वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। ठीक है। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक रहते हैं। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद होते हैं उनको हराकर ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। फिर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त करते और सेल्यूकस निकेटर की संधि करके उनकी जो पुत्री हेलेना होती है उनके साथ वो विवाह करते हैं। उसके साथ साथ इस संधि के साथ साथ उन्हें जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है। ठीक है। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है। वह 305 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। उसने इंडिका नामक कृति लिखी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो जैन मुनि भद्रभावु से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं और वो 298 ईसा पूर्व में श्रावण बेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ पर वो जाकर संलेखना विधि द्वारा शरीर का त्याग कर देते हैं। ठीक है। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बाद जो इनके पुत्र है बिंदुसार वही शासक बनते हैं। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु उपरांत उनका पुत्र बिंदुसार राजा बना। उसने 25 वर्षों तक शासन किया। इसे अमित्रघात अथवा शत्रु संहारी की उपाधि मिली थी। बिंदुसार ने मिस्र एवं सीरिया के साथ मैत्री संबंध बनाए। साथ साथ यूनानी जो शासक एंटीओकस था उसका जो राजदूत था डायमेकस, वो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो इस प्रकार हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया और उसके पुत्र जो बिंदुसार थे उनके बारे में देख लिया। इसके आगे हम लोग देखते हैं बिंदुसार के जो पुत्र होते हैं अशोक, जिसे प्रियदर्शी भी कहा जाता है। प्रियदर्शी का अर्थ मनोहर मुख। तो बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। वह मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ठीक है। अपने पिता के शासनकाल में वह उज्जैन एवं तक्षशिला का शासक रह चुका था जो अशोक था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया। इस युद्ध के बाद अशोक का जो साम्राज्य था उस नेपाल, संपूर्ण उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कुछ भाग काबुल, बलूचिस्तान भी शामिल हो गया। ठीक। इसकी जानकारी हमें जो कलिंग का युद्ध होता है इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। अशोक ने इस युद्ध इसका ये कलिंग का जो युद्ध था वो अपने जो इनका जो अभिषेक हुआ था उससे वो 8वें वर्ष करते हैं। ठीक। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध धर्म को त्याग दिया। यहाँ पे अपना लिया है लेकिन यहाँ पे गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे त्याग दिया हुआ। ठीक। हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने शस्त्र को त्याग दिया। साथ ही साथ उसने मानवता का सेवा, जीवन के कल्याण और दया का भाव जागृत हुआ। इस प्रकार अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर धर्म के प्रचार की नीति अपनाई। इससे धर्म प्रचार के लिए उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति भी की। तो इस प्रकार देखते हैं कैसे अशोक जो होता है बिंदुसार के बाद अशोक सम्राट बनता है। फिर वो कलिंग का युद्ध लड़ता है और इसकी जानकारी हमें उसके 13वें शिलालेख से मिलती है। फिर इस युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है और उसने युद्ध को त्यागा, साथ साथ शस्त्र को त्यागा
और मानवता की सेवा पर, जीवन के कल्याण पर, इन सब पे वह बल देता है और साम्राज्य विस्तार की जगह वह धर्म प्रचार की नीति को अपनाता है। अशोक के कुल 14 शिलालेख मिले हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से मिले हैं। हम आगे देखते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। तो मौर्य प्रशासन में 4 भागों में बटे हुए थे। केंद्रीय प्रशासन हुआ, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन और ग्राम शासन। ठीक है, तो केंद्रीय शासन में देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है राजा। राजा जो होता था वो सत्ता का केंद्र में था। ठीक है, वो निरंकुश नहीं था, उस पर मंत्री परिषद का अंकुश था। ठीक है, चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिसमें ये 7 अंग है राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, सेना, कोष और मित्र, ये सब बताए हैं। फिर राजा का पाद आता है मंत्री परिषद। यहाँ पे आपने देखा था कि मंत्री परिषद जो होता था वही राजा पर अंकुश लगाता था। तो जो मंत्री परिषद होते थे 12 से लेकर 20 तक मंत्री होते थे। प्रति मंत्री को, जो प्रत्येक मंत्री होते थे उनको 12,000 पौन होता था, पन, यहाँ पन होगा, गलती हो गया, वार्षिक वेतन मिलता था। ये राजा की सहायता के लिए होते थे जो मंत्री परिषद। फिर मंत्री परिषद बाद आता है आमत्य मंडल। यह केंद्रीय शासन सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभक्त होता था, जिनको क्या कहा जाता था, विभाग कहा जाता था। हर विभाग का एक अध्यक्ष महामात्र कहलाता था। तो इस प्रकार आपने देखा जो आमत्य मंडल था वो क्या था, एक विभाग था। जैसे आज के समय में बहुत सारे विभाग है। आप जैसे कि आज के समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनमें देख लीजिए बहुत सारे विभाग है। जैसे रक्षा संबंधी अलग हो गया, वित्त मंत्री से संबंधित अलग विभाग। तो ये सब अलग अलग विभाग उस वक्त बटे हुए थे और उन विभाग का जो अध्यक्ष होता था वह महामात्र कहलाता था। अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांतीय शासन के बारे में। अशोक के जो अभिलेख थे उनमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो पहली जो प्रांत था वो था पाटलिपुत्र, जो राजधानी था। ठीक है, तो आप इसे आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, फिर तक्षशिला, फिर उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी, आप इसको इस मैप पर देख सकते हैं। प्रांतों के राज्यपाल प्रायः कुमार कहलाते थे। ये जो प्रांत हैं इनके जो राज्यपाल होते थे उन्हें प्रायः कुमार कहलाते थे। फिर हम आगे देखते हैं नगर शासन। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंधन 30 सदस्यों के एक मंडल करता था। यहाँ पे करता लिखा गया, यहाँ पे करता होगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा। तो जो मेगास्थनीज वो बताता है कि नगर का जो शासन होता था 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, उनके द्वारा किया जाता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। हर समिति के 5 सदस्य होते थे। फिर ग्राम शासन के बारे में देखें तो ग्राम का मुखिया ग्रामिक या ग्रामणी कहलाता था। ग्राम में एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, उसे भोजक होता था। तो ग्राम का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, ग्रामिक या ग्रामिणी। ठीक है, ग्राम में एक प्रशासनिक अधिकारी होता था जिसे भोजक कहा जाता था। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य में जो सैन्य व्यवस्था थी उसके बारे में। तो मेगास्थनी की जो इंडिका है उसमें उन्होंने सैन्य गतिविधियों से लेकर बताते हैं कि यहाँ पे 6 उप समितियाँ थी सैन्य से संबंधित। पहली जो सेना होती, जो उप समितियों में जो पहले होते थे वो नौसेना की देखभाल करते थे। दूसरे जो होते थे वो परिवहन हुआ और खाना का प्रबंधन करते थे। तीसरे होते थे पैदल सैनिक। ठीक, चौथे होते थे वो घोड़ों के लिए, मतलब वो घुड़सवार थे। 5वां रथों के लिए, यानी रथ सवार, मतलब रथ से संबंधित वो लोग कार्य देखते थे। छठा जो होते थे वो हाथियों से संबंधित कार्य करते थे, मतलब उनका ये सेना में प्रयोग करते थे। तो आपने इस प्रकार देख लिया कि मौर्य साम्राज्य की कैसे स्थापना होती है, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। फिर मौर्य साम्राज्य के बाद बिंदुसार आते हैं, फिर बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक आते हैं। उन्होंने फिर अशोक जो आए उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध के बाद कैसे उनका हृदय परिवर्तन होता है। फिर उन्होंने उनका जो मौर्य साम्राज्य होता है उनका प्रशासन देखा, कैसे प्रशासन बटे हुए थे। फिर सैन्य व्यवस्था देखी। इस प्रकार हम लोग आगे इसके गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।